चलिए आज की हमारी जो इंटरनेशनल लॉ की क्लास है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम लीव किया था वो थे, हमने दो सोर्सेस पढ़ लिए थे। एक इंटरनेशनल कन्वेंशंस या कोवेनेंट्स और दूसरा इंटरनेशनल कस्टम्स। ठीक है, ये दो हमने जो थे सोर्सेस पढ़ लिए थे कि कहाँ से इंटरनेशनल लॉ क्रिएट होते हैं, कहाँ से बनते हैं। तीसरा जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो तीसरा जो सोर्स है वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, अब ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो मोस्ट ऑफ द नेशंस जहाँ पे लॉ प्रिवेल करता है। हम डिक्टेटरशिप्स और मोनार्की और किंगडम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जहाँ पे लॉ प्रिवेल करता है। हालांकि कुछ एक किंगडम्स में, मोनार्की में, जैसे इंग्लैंड है, ठीक है, वहाँ पे भी उनके पर्टिकुलर लॉज के प्रोसीजर्स हैं जो प्रिवेल करते हैं। लेकिन ये वो जनरल प्रिंसिपल्स है जहाँ पे लॉ होगा, नॉर्मल लॉ होगा, वहाँ पे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑडी अल्टर पार्टम, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कि राइट टू हियर, ठीक है, और दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। ठीक है, ये जनरल रूल है, कोई भी डिसीजन से पहुंचने से पहले केस की दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। इसे कहते हैं ऑडी अल्टर पार्टम। आर्टिकल 20 का पार्ट है ये हमारे। ठीक है, तो मतलब पार्टीज को सुना जाएगा, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। ये रेस जुडिकेटा है, जब आपने CPC पढ़ा होगा तो उसमें आता है रेस जुडिकेटा, है ना। तो सेल्फ क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना, एस्टॉपल, सेल्फ डिफेंस। ठीक है, ये बहुत जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो सब फॉलो कर, जहाँ पे भी लॉ होगा वहाँ पे ये प्रिंसिपल्स होंगे ही होंगे। ठीक है, ये बेसिक पार्ट्स होते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में ये प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो तीसरा सोर्स है वो इन्हीं से रिलेटेड है, जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स, उनमें आते हैं, जिनमें बहुत सारे लॉज हैं। अब इनमें काफ़ी सारे केसेस हुए, जैसे जैसे वो केसेस आते गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने, वैसे वैसे उस एक प्रिंसिपल को ये ऐड करते चले गए एज ए पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में वो ऐड करते चले गए। जैसे एक केस आया, बार्सिलोना ट्रैक्शन केस। आप में से कोई अगर फॉलो करता होगा तो उसको पता होगा, बार्सिलोना एक टीम है, बार्सिलोना टीम जिसमें लियोनेल मेसी, एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है, वो खेलते हैं। बार्सिलोना एक जगह है स्पेन में एक जगह है बार्सिलोना, तो वहाँ का एक केस है बार्सिलोना ट्रैक्शन केस। ठीक है, तो इसमें एक रूल निकल के आया, रूल ऑफ एस्टोपल। रूल ऑफ एस्टोपल क्या होता है? अगर किसी पार्टी ने कह दिया, कोई स्टेटमेंट दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं तुम्हें बेचूंगा, तो अगर उसका उस प्रॉपर्टी पे राइट कभी आता है तो वो बाइंड होगा, उसको स्टॉप कर देगी कोर्ट कि जो उसने बोला है, प्रॉमिस किया है, उसे फुलफिल करें। एस्टॉपल, इसे कहते हैं रूल ऑफ एस्टॉपल। तो ये रूल ऑफ एस्टॉपल वहाँ से उस केस में आया। अब रूल ऑफ एस्टॉपल हमारे इंडिया में भी है, इंग्लैंड में भी है, ब्रिटेन में भी है, पूरे यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है। जहाँ पे भी लॉ प्रिवेल होता है, जहाँ पे भी लॉ है वहाँ पे रूल ऑफ एस्टॉपल फॉलो करते हैं। तो यहाँ इस केस में रूल ऑफ एस्टॉपल लगा दिया और रूल ऑफ एस्टॉपल इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बन गया। ठीक है, बार्सिलोना ट्रैक्शन केस। ऐसा एक और केस आया, चॉर्जो फैक्ट्री केस। चॉर्जो फैक्ट्री केस आया। अब क्या होता है कि अगर कोई रूल वायलेट करता है तो वो फाइन देता है। ठीक है, पेनल्टी इम्पोज होती है उसमें। ये रूल है, सारी कंट्रीज में फॉलो होता है जहाँ पे लॉ है। तो यहाँ से निकल के आया फाइन एंड पेनल्टी का रूल ऑन वायलेशन ऑफ रूल्स, इम्पोजिंग पेनल्टी और फाइन ऑन वायलेशन ऑफ रूल्स। ये यहाँ से आ गया, इसको इंक्लूड कर दिया इंटरनेशनल लॉ में। फिर रेग वर्सेस कीन का एक केस है, REG, रेग वर्सेस कीन, यहाँ से इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइन। हर एक लॉफुल कंट्री में इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। आधे से ज़्यादा डिसीजन इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइन पे दिए जा रहे हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ से आया, ये भी इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत सारे केसेस जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ निकल के आते रहे। अब ये जनरल प्रिंसिपल्स लॉ हमारे हो सकता है सीआरपीसी में हो, इंडिया में हमारे सीपीसी में हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो, ठीक है, किसी और सब्सटेंटिव लॉ में हो या किसी प्रोसीजर लॉ में हो, किसी में भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हो, इन एनी फॉर्म। और वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इंग्लैंड में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लॉज तो हमने वहीं से अडॉप्ट किए हैं, है ना। अमेरिका में भी होंगे क्योंकि वहाँ पे भी इंग्लैंड ने रूल किया है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं मोस्ट ऑफ इंडिया में। तो जहाँ पे लॉफुल जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ सिविलाइज जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जो लॉ हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं। जब लॉ नहीं था या एक रिटन फॉर्म ऑफ लॉ नहीं था, जहाँ पे सिर्फ एक अथॉरिटी होती थी और डिसाइड करती थी, वो भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, क्योंकि ये हैं ही इतने जनरल और इतने नेसेसरी कि ये फॉलो होने ज़रूरी ही है। अगर दोनों पार्टी को नहीं सुना तो कैसे केस फेयर हुआ? दोनों पार्टीज को सुनना ज़रूरी है। अब ये प्रिंसिपल तो इतना जनरल है कि जहाँ पे लॉ नहीं होगा और जहाँ पे ये नहीं सुना जाएगा, वहाँ तो पूरा अन्याय ही घोषित कर देगा, क्योंकि इनजस्टिस से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। फिर और जितने भी रेस जुडिकेटा, जो मैटर एक बार सुन लिया उसे दूसरी बार कौन सुनेगा? कभी नहीं सुना गया होगा, ठीक है। अपील एक अलग चीज़ होती है, नया फैक्ट फाइंड हो जाए तो वाली एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वो वही केस लेके बार बार जाए कि नहीं साहब अब क्या, तो तब के देखो, जब दोबारा देखो, अब के दोबारा देखो, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इतने जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो सारे जो भी लॉफुल स्टेट्स होते हैं वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, और इनको इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बना दिया गया है। तो क्या क्या हो गए हैं हमारे? इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो गए हैं, कस्टम्स हो गए हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स, और तीसरा हो गए हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है। चौथा जो हम सोर्स कर रहे हैं, चौथा जो सोर्स बनता है, चौथा सोर्स है जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसीजंस, ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट के दिए हुए डिसीजंस होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जैसे उसने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, वो है ना, और स्टेट्स में कोई ऐसे डिसीजंस हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए, ठीक है। बिटवीन स्टेट्स आपसी कोई मैटर था जिसमें स्टेट्स ने डिसीजन दिया, दोनों स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, आपसी सहमति से कोई डिसीजन एक्सेप्ट किया। ये जुडिशियल और ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोनों हैं। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी है, एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है। वहाँ पे भी अगर आर्बिट्रेशन से कोई मैटर सॉल्व आउट हुआ और वहाँ पे जो डिसीजन निकला वो भी इम्पोर्टेंट होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई डिसीजन दिया तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ये जितने भी डिसीजंस आते हैं, ये जो डिसीजंस अपन पढ़ रहे हैं ऊपर के केसेस के, ये सारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तो दिए हैं, और उन्हीं से तो निकल के जो ये सारे लॉज आ रहे हैं उनको हम इंक्लूड करते जा रहे हैं। ये भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, ये भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, सब इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। तो स्पेसिफिक तरीके से कोर्ट्स मैटर को सुनती है, डिसाइड करती है। जब भी हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस और उसके ऑर्गन्स और डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, तो उसमें जब हम ये आईसीजे पढ़ेंगे तो इसका पूरा प्रोसीजर और वो हमारे समझ में आएगा। फिलहाल हम ये जो केसेस पढ़ रहे हैं ये सब डिसाइडेड बाय आईसीजे हैं, और इनके जो डिसीजंस हैं, ठीक है, इनके जो आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल्स के जो डिसीजंस हैं वो भी पार्ट बनते हैं हमारे इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है। उसी तरीके से है जिस तरीके से नॉर्मली अगर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता तो लॉ का पार्ट बन जाता है डेफिनेटली, ठीक है। उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं जिसे, है ना, जिसे हम जुडिशियल लॉ कहते हैं, जज मेड लॉ, अलग अलग नाम है उसके। प्रेसिडेंट जिसको बेंथम ने जज मेड लॉ कहा है ना। तो ये जो वहाँ पे भी हम ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर होगा केशवानंद भारती केस में, अब फॉलो होता है, लॉ है, बेसिक स्ट्रक्चर को रिस्टोर नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो वो ऐसे जो ऐसे लीडिंग जजमेंट्स देते रहते हैं, तो वो उसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कोई डिसीजन देता है, कोई जजमेंट देता है, तो वो उसका पार्ट बनता जाता है। तो ये जो चार, तो ये इम्पोर्टेंट सोर्सेस थे, जो चार सोर्सेज हमने पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे। ये इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि इन्हीं से इंटरनेशनल लॉ बन रहा है,
और तो कोई रीज़न या और तो कोई तरीका है नहीं जो इंटरनेशनल लॉ बना सके। इसके अलावा एक फोर्थ जो अदर सोर्सेज करके, अब वो अदर सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड है, सिर्फ उसमें अदर सोर्स लिखा हुआ है 5th पॉइंट में, तो उस अदर सोर्स में क्या क्या होंगे। अदर सोर्स में इंक्लूड होते हैं कई सारे पॉइंट्स, ठीक है, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है व्यू ऑफ ज्यूरिस्ट्स। जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट्स हुए हैं, हॉलैंड, बेंथम, ऑस्टिन, है ना, और हेनरी मेन, ट्यूगिट, तुर्खेम, कितने ही ओपेनहेम, एंजेलोटी, कितने ही हुए हैं इंडिया में। अपने जस्टिस भगवती, है ना, और इवन चाणक्य को भी बहुत जगह कोट किया जाता है। बहुत जो भी मतलब जिन्होंने अच्छा ज्यूरिस्टिक वर्क किए हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है इस लॉ के, जैसे कि हालांकि मनुस्मृति बहुत डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है कई फॉर्म में, अगर उसका वो रिलीजियस कंटेक्स्ट और जो उन्होंने जातिगत कंटेक्स्ट है उसको छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने फैमिली और सोशल वे में जो लॉज, वो बहुत ही आकर्षक और मॉडर्न सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज हम क्राइम रेट को कम करना चाहें या एक सोशल हार्मनी एस्टेब्लिश करना चाहें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको भी कोट किया जाता है, ठीक है। तो एमिनेंट ज्यूरिस्टिक जो एंशियंट से भी हो सकते हैं, एंशियंट, और सोक्रेट्स बहुत पुराने रहे हैं, जैसे हिंदी में सुकरात कहते हैं, है ना, सोक्रेट्स, प्लेटो, ठीक है, एरिस्टोटल, इनको हिंदी में अलग नाम है क्या, एरिस्टोटल इंग्लिश में है, जैसे हिंदी में अरस्तु कहा गया है उन्हें, ठीक है, प्लेटो हैं, सोक्रेट्स हैं, इनके व्यूज़, ये एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, इनके जो वर्क्स हैं, इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं उनको भी, ठीक है, तो इनके व्यूज़ और इनके बुक्स और इनकी राइटिंग्स और इनके जो मेजर स्पीचेस, ये भी जो है सोर्स बनती हैं, इनको भी कोट किया जाता है और उनको भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ज्यूरिस्टिक वर्क अदर सोर्सेज में आता है। दूसरा जो अदर सोर्सेज में जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है डिसीजन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। सिंपल बात है, अभी तक हम करते आ रहे थे कोर्ट के डिसीजन पढ़ा हमने, 4th पॉइंट जो पढ़ा था। अब मान लीजिए WHO ने कोई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अपना रेगुलेशन निकाला, ठीक है, कोई सर्कुलर निकाला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने निकाला, वर्ल्ड बैंक ने निकाला, ठीक है, यूनिसेफ ने निकाला, यूनेस्को ने निकाला, ठीक है, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये कोई मान लीजिए कोई लॉ बनाते हैं, कोई डिसाइड करते हैं, कुछ डिसीजन देते हैं, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ का इंटरनेशनल लॉ क्रिएट करेगा, इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बनेगा, ठीक है। उनके वो अपने इंटरनल मैटर्स के लिए रूल बनाते हैं, WHO कैसे गवर्न होगा, उसका हेड कैसे सेलेक्ट होगा, ठीक है, उसके मेंबर्स कैसे सेलेक्ट होंगे, ठीक है, वो कैसे किसी को अगर सहायता पहुंचाएगा तो किस रूप में, किस वे में पहुंचाएगा, इन व्हाट मैनर ही विल प्रोवाइड, इन व्हाट मैनर ही इट विल प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू द नेशंस और वट एवर, ठीक है। तो ये सब जो है इंटरनल मैटर्स के रूल्स या उनके कोई डिसीजंस, ये सब चीज़ भी क्या बनेंगे, इंटरनेशनल लॉ के पार्ट्स बनेंगे, इंटरनेशनल लॉ के सोर्स बनेंगे, ठीक है, ये क्रिएट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे ऑर्गन्स को भी पता हो, दूसरे ऑर्गन्स से भी उनका हमारा समझते रहें कि उनसे भी जो रूल्स आ रहे हैं, उनसे भी जो डिसीजंस आ रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ के पार्ट बनते जाते हैं, ठीक है। जैसे पेंडेमिक होता है तो WHO ने कोरोना के रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और पूरी कंट्रीज में सर्कुलेट हुआ है और वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बने, ठीक है। पेंडेमिक से रिलेटेड जो वो रूल निकालेगी वो इंटरनेशनल लॉ के पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये भी इंटरनेशनल लॉ के पार्ट्स बनते जाते हैं, इनके जो डिसीजंस और उनके जो सेइंग्स होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनते हैं। बाकी जो इससे आगे के कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं अदर सोर्सेज में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।